चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश को बेसिक टू एडवांस कवर करने वाले हैं। यानी वैद्युत आवेश को हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, उसका हर एक पॉइंट नोट करते हुए हम कवर करेंगे। और इस क्लास की जो सबसे खास बात है वो ये है कि सबसे ज्यादा आपको दिक्कत होती है नोट्स बनाने में। तो हम जो भी पॉइंट क्लियर करेंगे उसको नोट करते हुए क्लियर करेंगे, यानी आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पीडीएफ बना सको। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर दो। चलिए शुरू करते हैं हम वैद्युत आवेश यानी आवेश। आवेश को समझते हैं। तो आवेश क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी पदार्थ होता है, इस दुनिया में कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो क्या होती है, परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इस दुनिया में जैसे मेज हो गई, कुर्सी मतलब किताबें हो गई, कुछ भी हो गई, कोई भी वस्तु हो गई, वो क्या होती है, परमाणुओं से बनी होती है। और परमाणु में क्या होते हैं, जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु तीन प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। परमाणु में तीन प्रकार के कण होते हैं। पहला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में कौन से तीन कण होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है उस पर धनात्मक आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसमें ऋणात्मक आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता। यानी दुनिया में कोई भी जो वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जो परमाणु होता है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु में तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है उस पर धनात्मक आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो कहने का ये मतलब, जो परमाणु होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इसकी जो एक इकाई है परमाणु, उसमें हम परमाणु को बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक को जानने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट परमाणु पे क्लियर कर ले रहे हैं। यानी जो परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के जो कक्षाएं होती हैं इसमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो परमाणु में प्रोटॉन होता है, वही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और जो प्रोटॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यानी जो परमाणु होता है वो समान अवस्था में उदासीन होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो जो आवेश होता है, इसे हम पहले समझ लेते हैं। जो आवेश होता है, जैसे मान लो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ या घट जाती है तो वह वस्तु आवेशित कहलाती है। यानी अगर हम बोल देंगे कोई वस्तु आवेशित है तो उसमें क्या हुआ है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई है। परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तब तक तो सही है, वो परमाणु उदासीन है। और परमाणु उदासीन है तो परमाणु से मिलकर बनता है हमारा पदार्थ, यानी पदार्थ भी कैसा है, उदासीन है। और जब उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ या घट जाती है तो वह वस्तु आवेशित कहलाती है। अभी इतनी क्लास में हमने क्या समझा? एक बात समझी, यानी कोई भी वस्तु आवेशित तब होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ या घट जाती है। आप एक पॉइंट नोट करो, इतने में सिर्फ एक बात सीखी हमने कि कोई भी वस्तु आवेश से रिलेटेड हमने क्या सीखा, कोई भी वस्तु अगर आवेशित है तो उसमें क्या हुआ है कि या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है या फिर घट गई है। इसे हम आगे से अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब बढ़ जाती है तब क्या होता है, घट जाती है तब क्या होता है, बढ़ती कैसे है, घटती कैसे। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आवेश को हमने क्या समझ लिया। आवेश अगर हम किसी बोल दें किसी वस्तु में आवेश है तो इसमें क्या हुआ, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है या घट गई है। अब अगर किसी वस्तु पर आवेश आ गया है तो अगर हम कोई दूसरी वस्तु जैसे कागज के टुकड़े, बाल या कुछ भी लाएं तो या वो क्या करेगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी, या फिर वो किसी भी दूसरी वस्तु पर आकर्षित करेगी। तो हम समझते हैं, हमने समझ लिया आवेश। आवेश हमने समझ लिया, आवेश क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं आवेश के प्रकार।
अब यहाँ पर क्या समझ दो शब्द आए, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ या घट जाती है। तो हम अब देखते हैं जब बढ़ जाती है तब क्या होता है, जब घट जाती है तब क्या होता है। तो आवेश के प्रकार, तो आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम समझते हैं पॉजिटिव चार्ज। इससे पहले एक बार समझ लेते हैं, जब किसी वस्तु में, वस्तु किससे मिलकर बनी होती है, परमाणु से, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। आवेशित वस्तु कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या घट जाए। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी इलेक्ट्रॉन घट गए, तो वो वस्तु कैसी हो जाती है, धनात्मक आवेश। उस वस्तु में कैसा आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन घट जाए या निकल जाए तो वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। यानी हम बोल देंगे कि वो वस्तु कैसी है, धनावेशित है। यानी अब एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे जब हम कांच की छड़ी जो होती है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जो रेशम कांच की छड़ होती है वो क्या होती है, धनावेशित हो जाती है। यानी कांच की छड़ी को रेशम से रगड़ना, छड़ी धनात्मक हो जाती है। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ होती है वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। यानी हम बोल सकते हैं जो छड़ है उसमें से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए, तभी वो छड़ धनावेशित हो गई है। ठीक है, तो हमने क्या समझ लिया, धनात्मक आवेश। अब हम समझते हैं ऋणात्मक आवेश। तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, यानी कोई भी वस्तु है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए। और कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं ये भी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो हम आगे सारे डाउट्स, आप जब क्लास में लास्ट तक बने रहिए, जब क्लास लास्ट होगी तब आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक, तो यानी जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तब वो वस्तु कैसी हो जाती है, वस्तु पर आवेश कैसा आता है, ऋणात्मक आवेश। हम समझते हैं रेशम का कपड़ा, भाई हमने छड़ को और रेशम के कपड़े को रगड़ा, जो छड़ है वो तो धनात्मक आवेश हो गया, उस पर कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश। और जो रेशम का कपड़ा है उस पर कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश। यानी कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में पहुंच गए, तो छड़ है वो धनात्मक आवेश आ गया कांच की छड़ पर, और जो रेशम का कपड़ा है उस पर ऋणात्मक आवेश आ गया। ठीक है, तो अभी हमने इस स्लाइड में हमने क्या क्लियर किया, हमने सबसे पहले में बिल्कुल बेसिक से टॉपिक स्टार्ट किया। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाते हुए साथ साथ आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यानी आवेश, हमने सबसे पहले ये देखा कि जो कोई भी वस्तु होती है वो किससे, परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। और जो परमाणु होता है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और सामान्य अवस्था में जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी उस पर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं जो परमाणु होता है सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। तो अगर कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो कैसे होती है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ या घट जाती है तो वह वस्तु आवेशित आवेशित कहलाती है। यानी वस्तु का आवेशित होना इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्धारित होता है। अगर किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या घट जाए तो हम बोल देंगे कि वस्तु कैसी हो गई, या आवेशित हो गई, यानी किसी वस्तु को आकर्षित कर सकती है या फिर प्रतिकर्षित कर सकती है, ये हम बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्द है, या तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाए किसी वस्तु में या इलेक्ट्रॉन घट जाए। तो अब हम समझते हैं इस प्रकार से जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, एक ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हम बोल देंगे जो वो वस्तु है वो कैसे पर आवेश आ गया, धनात्मक आवेश। और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जब किसी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो धनात्मक आवेश, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो वस्तु पर कैसा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश। इसको हमने एक उदाहरण से समझा कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ होती है वो धनात्मक हो जाती है, यानी उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, और रेशम जो होता है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। यानी जो छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और रेशम कपड़े में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं आवेश के। चलिए, तो हमने आवेश और आवेश के प्रकार को समझ लिया। अब हम समझते हैं इसके आगे आवेश के गुण को, यानी आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समान आवेश। आवेश कितने प्रकार का भी हमने डिस्कस किया, आवेश दो प्रकार के, धनात्मक आवेश
और ऋणात्मक आवेश यानी समान आवेश प्रतिकर्षण। समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो कैसे करते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी और दूसरा पॉइंट समझ ले रहे हैं पहले, और विपरीत आवेश आकर्षण, यानी जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और समान प्रकार के आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर कोई धन आवेश है, अगर कोई धन आवेश है और इस धनात्मक आवेश, कोई वस्तु धनावेश है और उस वस्तु को हम किसी दूसरी धनात्मक वस्तु के पास ले जाएं, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे पर, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जो ये वस्तु होगी इसको इधर प्रतिकर्षित करेगी, जो ये वस्तु होगी इसको इधर प्रतिकर्षित करेगी। अगर कोई ऋणात्मक वस्तु है और हम किसी ऋणात्मक वस्तु के पास ले जा रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी ये वस्तु इसकी तरफ इधर बल लगाएगी और ये वस्तु इसकी तरफ इधर बल लगाएगी। यानी समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर कोई किसी धनात्मक वस्तु को हम किसी ऋणात्मक वस्तु के पास ले जाएं, तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। अगर किसी धनात्मक वस्तु को हम ऋणात्मक वस्तु के पास ले जाएं, तो क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी विपरीत आवेश जो क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। जो आवेश होता है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। यानी जो आवेश होता है वो क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है। यानी आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब ना उत्पन्न किया जा सके और ना नष्ट किया जा सके। अब हम इसका देखते हैं चौथा पॉइंट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसका क्वेश्चन ज्यादा ऑप्शन में कभी कभार आ जाता है, अक्सर ही। आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक पढ़नी है उसको इस हिसाब से पढ़ना। आपको भाई, आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना भाई, कि कौन सी चीज है जो आ सकती है। अब भाई आपको जैसे मान लो इससे पहली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, आवेश। आपको कभी नहीं पूछेगा कि आवेश की परिभाषा बताओ, फिर हमने आवेश क्यों डिस्कस किया। उसके बाद में जो ये पॉइंट है अच्छे से डिस्कस हो सके, इस वजह से हमने पहले वो डिस्कस कर लिया आवेश, फिर ये पॉइंट डिस्कस कर लिए। यानी आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए पढ़ाई करनी है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा नहीं पूछा जा सकता, और किस पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आप इस समझते हुए आप अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी जो आवेश होता है वो मात्रक होता है, यानी किसी वस्तु पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मात्रक होता है। समझते हैं, किसी वस्तु पर, जैसे मान लो, सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं थोड़ा। अगर किसी वस्तु पर हमें आवेश की गणना करनी है, भाई आवेश तो हो गई, अगर उस वस्तु में आवेश की गणना करनी है तो आवेश की गणना कैसे करेंगे। सूत्र होता है Q बराबर NE से। जो Q होता है वो आवेश होता है। अभी हम आगे समझेंगे, इसके आगे किससे प्रदर्शित करते हैं आवेश की मात्रा, भी कई सारी चीजें हैं जो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो आवेश होता है उसको हम Q से लिखते हैं, और जो N होता है ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो E होती है ये होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यानी किसी वस्तु में अगर हमें आवेश की गणना करनी है तो हम सूत्र लगाएंगे Q बराबर N। फिलहाल इतना समझ लो, अभी आगे हम बिल्कुल डिटेल से इसके बारे में चर्चा करने वाले। तो जो किसी वस्तु का आवेश हमेशा Q बराबर Ne के रूप में होगा। यानी जो N है, N की जगह, N का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए। N का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक की संख्या, यानी पूर्णांक क्या होती है, -∞ से +∞। यानी बटे वाली संख्या नहीं होती। आप बोल दो 1.5, 1.5, 2.5, 3.1, मान कुछ भी, यानी जो होनी चाहिए n मतलब जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी पूर्णांक होनी चाहिए। ये होता है आवेश का क्वांटीकरण, यानी आवेश मात्रक होता है। किसी वस्तु में आवेश जो होगा वो कैसा होगा, Q बराबर Ne के रूप में होगा। यानी n की जगह जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो पूर्णांक होनी चाहिए, 1,
हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 75 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, -1, -2, -4, -75 कुछ भी हो सकती है। बस ऐसी नहीं हो सकती है 1/2, 2/3, 1.5, 3.6, मतलब कुछ भी ये नहीं हो सकती। ठीक है, ये समझ गए। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश करना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गए आवेश के गुण। अब हम कुछ नोट पॉइंट है उन्हें समझ लेते हैं। जो बोल दिया है कि कुछ भी मिस नहीं करेंगे तो कुछ भी मिस नहीं करेंगे। आपका आपका मेरा ये वादा है आपसे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अभी हम और भी काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा बाद में। ठीक है, तो हम समझते हैं पहला नोट पॉइंट, यानी जो ऋणावेशित वस्तु कौन सी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जो ऋणावेशित वस्तु होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, जिससे द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसे हम समझते हैं जैसे कोई ऋणावेशित वस्तु है। ऋणावेशित वस्तु कैसे होती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब भाई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए तो वो अपने द्रव्यमान के साथ आएंगे ना, भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, उनका जो द्रव्यमान होगा वो भी बढ़ जाएगा ना। तो इससे ये क्लियर होता है जो ऋणावेशित वस्तु होती है उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। अर्थात जो धनावेशित वस्तु होती है उसका द्रव्यमान कम होता है, क्योंकि जो धनावेशित वस्तु होती है उससे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर उनका द्रव्यमान भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, यानी कोई उदासीन वस्तु है उसका द्रव्यमान m है, और कोई धनावेशित वस्तु है उसका द्रव्यमान है m डैश। तो m डैश का जो मान होगा वो m से क्या होगा, कम होगा। और कोई ऋणावेशित वस्तु है उसका द्रव्यमान है m डबल डैश मान लो, उसका जो द्रव्यमान होगा वो उदासीन वस्तु से कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और धनावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरा, यानी बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। ऐसे समझते हैं, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। भाई कोई वस्तु होती है वही तो उसमें परमाणु होते हैं और परमाणु से मिलकर बनी होती है। जब अगर कोई वस्तु नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, तो आवेश किसमें होगा, बताओ, आप बताओ। ठीक है, यानी आवेश को होने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। भाई द्रव्यमान नहीं, आवेश किसमें होगा, आप बताओ। ठीक है, तो बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। ऐसा हो सकता है कोई द्रव्यमान है उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, यानी उसमें न इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है और न इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ उदासीन हो सकता है। ठीक है, यानी कोई भी द्रव्यमान आवेश के बिना हो सकता है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है। तो ये थे कुछ आवेश के गुण जिनके बारे में हमने आराम से डिस्कस कर लिया है। और आपको मैं एक सबसे मेन बात बता दूं कि हम क्या करेंगे, फिजिक्स को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और आपको क्लास सही लग रही है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तब भी आप बताइए। मैं जो भी अपने आप में इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये मेरी अभी स्टार्टिंग है, आप साथ नहीं दोगे। बहुत से आप जब पढ़ोगे ना, जो मैं कंटेंट देता हूँ, आप किसी भी जो बड़ा चैनल उससे आप कंपेयर करके देखते हैं ना, आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। और आप क्या करोगे, यूट्यूब में एक ऐसा होता है कि अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए क्या करते हैं कि बहुत सारी जो अनइम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो हमें बताते हैं। भाई हमें क्या पढ़ते हैं, हम किस हिसाब से पढ़ते हैं, हमारा गोल होता है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। तो उसके लिए उतना ही एग्जाम, उतना ही जो सिलेबस है उतना ही पढ़ना चाहिए ना हमें। हमें उसके बाद भाई अगर एग्जाम हो जाए, आपको पीएचडी करनी है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में उस पीएचडी कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन अभी जो हमारा गोल है, हमारे पास लिमिटेड टाइम, आप समझने की कोशिश करिए, आप समझदार हो। जो हमारे लिए अभी टाइम है वो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हमें वही चीजें पढ़नी चाहिए जो हमारे एग्जाम में आए। उसके बाद आपका मन करता है किसी टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ने को, आप पढ़ लीजिए। अब आवेश के बारे में अगर मैं चाहूँ तो 2 घंटे नॉन स्टॉप बताऊं, तब भी आवेश के बारे में चीजें खत्म नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना है, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और यूट्यूब में क्या होता है,
अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए कहीं की चीजें कहीं मतलब कुछ भी चीजें बता रहे हैं, वो चीजें आपको देखनी है। आपको क्या करना है, किसी पे विश्वास नहीं करना, कुछ भी, ना मुझ पे ना किसी पे विश्वास नहीं करना। आप अग्रवाल में अनसॉल्ड लीजिए, जो पेपर आते हैं अग्रवाल का आता है अनसॉल्ड, कुछ किसी का भी अनसॉल्ड लीजिए, उसमें पेपर देखिए। जैसे मान लो किसी भी आपने चैनल से पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इकाई पढ़ ली और कहीं से पढ़ लिया, फिर उसको पढ़ने के बाद आप देखिए उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा हम कितने गहरे पानी में, जो पढ़ रहे हैं वो सही है गलत है कैसा है, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी फिर आप मेरे कंटेंट्स से एक बार मिला के देख लीजिए, आपको सारी बातें खुद पता चल जाएंगी। अभी मेरी स्टार्टिंग है तो मुझे बताना पड़ रहा है, उसके बाद जब आप 2-4 क्लासें कर लोगे तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है बताने। ठीक है, आप समझदार हो। चलिए हमने क्या कर लिया, आवेश के गुण के बारे चलिए हमने आवेश के गुण के बारे में पढ़ लिया। अब हम ये समझते हैं कि किसी वस्तु में जो आवेश होता है वो उत्पन्न कैसे होता है, यानी आवेश उत्पन्न करने के तरीके। हमने इस आवेश समझ लिया, आवेश के प्रकार समझ लिए, गुण समझ लिए। अब हम समझते हैं किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न कैसा होता है। जो आवेश उत्पन्न तरीके होते हैं, आवेश को हम 3 तरीकों से उत्पन्न कर सकते हैं। पहला क्या होता है, घर्षण, दूसरा स्पर्श कराकर, तीसरा प्रेरण द्वारा। फिलहाल अभी इनके बारे में थोड़ा सा, भाई आवेश पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। जो किसी वीडियो में अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जो क्लास होगी उसमें घर्षण और स्पर्श और प्रेरण को, ये अगले टॉपिक हैं आपके, तो इनको बिल्कुल डिटेल से हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा हम आवेश को समझने के लिए समझ ले रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में। बाकी आप कोई चिंता ना करिए, इसके लिए एक फुल क्लास आएगी और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आवेश घर्षण क्या होता है कि घर्षण होने से कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर, हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है, उनके बीच क्या होता है, घर्षण होता है। और जब घर्षण होता है तो जो कांच की छड़ होती है वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और जो रेशम होता है वो ऋणावेशित हो जाता है। इसे हम बोलते हैं घर्षण द्वारा। हम जब इसे बोलते हैं घर्षण द्वारा, यानी पहला हो गया घर्षण द्वारा, हम किसी भी वस्तुओं को आपस में घर्षण द्वारा आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा होता है स्पर्श करके, यानी जब आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को छूती है। जब कोई आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु को छूती है तो अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी आप चिंता नहीं करनी है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आएगी जिसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से घर्षण, स्पर्श और प्रेरण को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप डाउट ना रखिए। ठीक है, तो स्पर्श करा के दूसरा तरीका होता है स्पर्श करा के, वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराकर हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। इसमें क्या होता है, स्पर्श करा देते हैं, उसमें क्या होता है, बिना छुए किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न करना। इसमें हम वस्तु आपस में छूती नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं करती है और दूसरी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी आवेश उत्पन्न करने के 3 तरीके होते हैं, घर्षण, स्पर्श और प्रेरण। घर्षण में वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, स्पर्श में स्पर्श कराते हैं, प्रेरण में एक दूसरे को नजदीक रखते हैं, स्पर्श नहीं कराते हैं, पास में रखते हैं। ठीक, ये 3 तरीके होते हैं। फिलहाल अभी मैं इतना समझ लिया, मैं फिर बता रहा हूँ, इसके बारे में हम डिटेल से अगली क्लास में या किसी क्लास में पढ़ेंगे डिटेल वीडियो में। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। अब हम समझ लेते हैं आवेश का मात्रक और प्रतीक। जो आवेश होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, यानी आवेश का जो हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल में क्या होता है, कूलम। ठीक है, और प्रतीक होता है, यानी जो आवेश होता है उसको हम कैपिटल क्यू से लिख सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हैं। और एक कूलम बराबर होता है 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश। यानी जो एक कूलम आवेश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब। ठीक है, तो जो आवेश का SI मात्रक तो कूलम हो गया, और जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ये ऑब्जेक्टों में आपसे पूछ लेता है, अक्सर पूछ लेता है, जो आवेश होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आप इसके अगले चैप्टर में पढ़ोगे, आगे चैप्टर है आपका संधारित्र, उसमें होती है संधारित्र की धारता। तो जो संधारित्र की धारता होती है उसका मात्रक होता है फैराड, लेकिन ये होता है फैराडे, आपको याद रखना है। ठीक है, जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है, जो फैराड होता है वो धारता का मात्रक होता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, पर मैंने बता दिया है। ठीक, तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे।
और जो एक फैराडे होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। और ये कूलाम बराबर होता है 1.625 10 की पावर 18 के साथ। आप समझ पा रहे होगे एक फैराडे कितना बड़ा आवेश है। और जो आवेश होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रा होता है फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ये हो गया आवेश के बारे में। आज हमने आवेश के बारे में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी बातें क्लियर कर ली। अब आवेश में आपको कोई डाउट नहीं हो। एक बार हम फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो किससे परमाणु से मिलकर बना है। और जो परमाणु होता है वो किससे 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और जो परमाणु होता है, परमाणु समान अवस्था में उदासीन होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी उस समय हम बोल सकते हैं, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो हम बोल देंगे कि वो वस्तु कैसी है, उदासीन है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं है। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा यानी घट जाए या बढ़ जाए, पहले तो बराबर है प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए या घट जाए तो हम बोल देते हैं कि वो उस वस्तु में क्या हो गया है, आवेश उत्पन्न हो गया, यानी वो वस्तु आवेशित हो गई है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। तो उसके बाद हमने समझा था आवेश के प्रकार, यानी अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो कैसे वो वस्तु हो जाती है विकिरण आवेशित। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो वो वस्तु हो जाती है धनावेशित। हमने आवेश के प्रकार समझ लिए। उसके बाद हमने आवेश के गुण समझ लिए कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश मात्रक होता है और आवेश संरक्षित होता है, यानी आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर हमने समझ लिया कि आवेश को कैसे हम उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करने के तरीकों को समझ लिया, उत्पन्न करने के तरीकों को समझ लिया। फिर हमने मात्रक समझ लिया, प्रतीक समझ लिया, यानी हमने आवेश को इस क्लास में बिल्कुल कवर कर लिया है। अब आपको ये बताइए ये क्लास कैसी लगी, आप भाई कमेंट करके जरूर बताइए। क्या होता है उससे पता लगता है भाई अगर कोई मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा हूँ, मतलब आपको चीजें डिस्कस हो रही हैं, आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक, अगर आपको कहीं दिक्कत फिर भी भाई मेरे साथ मैं अपने पूरा एफर्ट्स के साथ आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ, पर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और अगर क्लास सही लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सपोर्ट करिए। भाई मेरी स्टार्टिंग है, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। आप सपोर्ट करोगे तभी हो पाएगा सब कुछ। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है, और हो सके जितने भी दोस्त यार हैं भाई उन्हें शेयर कर दो। और कमेंट में जरूर बताना भाई आप कैसी क्लास लगी। ठीक है, और मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप बोर्ड एग्जाम को दिमाग में रखते हुए पढ़ते हैं। और यूट्यूब की मैं एक कहानी आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि यूट्यूब में लोग क्या करते हैं, अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें जो आपके लिए यूजलेस है, तो यूजलेस तो नहीं बोल सकता, दुनिया में कोई भी चीज यूजलेस नहीं है, लेकिन आपका क्या गोल है भाई, बोर्ड एग्जाम गोल है ना आपका। भाई 3-4 महीने आपके लिमिटेड टाइम है, उसके बाद आप भाई किसी भी पीएचडी कर लीजिए भाई किसी भी सब्जेक्ट में, कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी आपका जो मेन गोल है वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। तो आप वही चीजें पढ़िए जो आपके लिए यूज है, आपके लिए मतलब हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप उन भाई ऐसा नहीं है भाई कि आप किसी के चक्कर में आप क्या करिए, अनसॉल्व लीजिए और किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो। अगर कोई जैसे मान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है पहली इकाई, उसको आपने पढ़ लिया, उसके बाद अनसॉल्व में आप देखिए कि उसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या क्या पढ़ रहा हूँ, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको सही लग रहा है तो आप करिए, नहीं तो आप फिर देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और मेरे हिसाब से आपको टाइम शायद आपके 3 महीने रह रहे हैं बस, तो आपको वही चीजें पढ़नी चाहिए जो आपके लिए सही हैं, आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। बाकी फिर आप समझदार हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी स्टार्टिंग है तो मैं अभी बता रहा हूँ, जब आप क्लासें करने लगोगे आपको यकीन हो जाएगा, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप समझदार हो, जो मना है वो आप जैसा सही लगो आप वो करना, लेकिन क्लास सही लगे क्लास को लाइक कर दो,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।